नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में काठमांडू से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्द के बीच उम्मीद ढूंढना, जी हां, दर्द है, दुख है, हर तरह की मुश्किलें हैं, लेकिन इसके बीच भी उम्मीद। पैसा देता है, पूरा देश इतना पैसा देता है, हो क्या गया, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। आप बताइए बहन जी, आप कहाँ की है? मैं तो ये के हो, नेपाल का हो। नेपाल की है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक लगाव नेपाल के साथ है। ऐसे भी कई सारे लोग हमको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं जो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते। हमने अभी शंभू जी की बातें सुनी। शंभू जी नेपाल की बात करते हुए कह रहे हैं कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि 30 साल से उनका एक लंबा कारोबार यहाँ पर चल रहा है और इस जगह से उनका एक भावनात्मक रिश्ता सा बन गया है। लेकिन आप कहाँ से भाई साहब, ये बताइए। बिहार से हैं, सुगौली, शाहबाज खान हमारा नाम है। हमें यही पूछना है सरकार से, इंडिया सरकार से, यहाँ का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कहीं से डोनेशन आता है तो यहाँ का सरकार तो खुद खा जाता है या देगा नहीं, ये तो सबसे मुख्य बात। लेकिन इंडिया सरकार का कोई तो यहाँ आके देखता है, यहाँ का जो इंडियन एम्बेसी है, क्या हमारे इंडियन भाई हैं जो भी है, क्या खा रहे हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, सब यहाँ पे पूरा एकदम परेशान है। वो कब आएंगे, कब लेके जाएंगे, वो तो बात की बात है, पहले खाने का और पीने का देखना चाहिए। यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। हमारे सरकार सिर्फ पीठ थपथपा रही है। यहाँ पे गए थे, बमबारी हो रही तो हम निकाल के लेके आए थे, वो तो बात नहीं हुआ। यहाँ पे आगे कमती में भी इंडिया सरकार का कोई भी आके यहाँ पे देखे कि हाँ यहाँ पे इंडियन लोग कैसे रह रहे, बाद में लेके जाए। पहले खाएगा, बचेगा, कमाएगा, तो वो बात की ना बात है। पहले खाना चाहिए, कुछ भी नहीं। इंडिया का कोई, गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे आदमी नहीं है। क्यों? हमारे सरकार का कोई कमजोरी है ना? इतना डोनेशन दिया है, क्या है डोनेशन? कुछ भी नहीं है। कोई बता दें यहाँ के इंडियन आदमी को कुछ मिला है इंडिया सरकार की तरफ से? मुझे तो नहीं लगा कहीं पे कुछ मिला है। ना इंडिया सरकार का कोई आया, कोई भी नहीं आया। कोई ये भी पूछने नहीं आया भाई कैसे हो तुम। सिर्फ इतना दावा हो रहा है कि इंडिया से इतना प्लेन आया, 40 तो प्लेन आ गया, यहाँ से ये जा रहा है, वो जा रहा है। कोई जो एकदम गरीब पीढ़ी का है, कोई भी यहाँ से नहीं गया, कोई भी नहीं गया। आपकी बात ठीक है कि बातें तो हो रही हैं कि इंडिया से इतने प्लेन आए हैं, बाकी चीजें आई हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ग्राउंड पर इन लोगों को क्या राहत मिली है, ग्राउंड पर इन लोगों को क्या रिलीफ मिली है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जो फिलहाल इस खेल मैदान के अंदर, सैनिक मैदान के अंदर फिलहाल नदारत दिखाई देती है। इन तमाम लोगों के बीच हम बैठे हुए हैं और एक बचपन यहाँ पर अटखेलियां कर रहा है। आप बताइए, आपका क्या नाम? हमारा सुनील शर्मा। नेपाल के ही हैं? जी, नेपाल का हूँ। आपका घर क्या बर्बाद हो गया है इस भूकंप में? ना, वो तो नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ में काठमांडू में बैठा हुआ है। हमारा घर तो वो मोरंग जिला में है। ऐसे हो रहा है क्या? अपने जिले वापस क्यों नहीं जा रहे? अभी हो रहा है। अभी बाद में जाऊंगा, 2-3 दिन बाद में। अभी क्या आपको डर लग रहा है कि बस नहीं चल रहा उधर का? हाँ, अभी नहीं चल रहा है। हाँ, बस अभी नहीं चल रहा है। बस और कम्युनिकेशन के जो साधन है वो एक बड़ी चुनौती है, और जो बसेस हैं और साथ ही साथ जो सड़क मार्ग से जाने और आने की जो तमाम कोशिशें हैं वो इस वक्त पूरी तरह से बेमानी हो जाती हैं। इसका कारण जो है वो ये है कि सड़कें और राजमार्ग हैं जो वो पूरी तरह से टूट गए हैं, क्रैक्स आ गए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े, और इसके चलते नेपाल सरकार भी इस बात का असेसमेंट नहीं कर पा रही है कि आखिरकार रास्तों को कहां से खोला जाए और नहीं खोला जाए। हमारी एक सहयोगी 24 घंटे का सफर तय कर दिल्ली से काठमांडू तक आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमने बातचीत का सिलसिला यहाँ पर शुरू किया है तो इन परिवारों से ही बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए बहन जी, आप कहाँ से हैं? बोलो ना कहाँ से, बोलो ना। काठमांडू। आप बोलेंगी? आप बोलेंगी? आप कहाँ से हैं बहन जी? हम बिहार से हैं। बिहार से जी। कितने दिन से यहाँ तो हम वैसे रहते बहुत साल से हैं। मेरा हस्बैंड बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत अस्त व्यस्त हो गया है सर। कल तो पानी में भीग कर बहुतों का मौत हो गया। अब इतना लोग है यहाँ, गरीब से गरीब है, जो खाने के लिए किसी के पास कोई साधन नहीं रहा। अब इतना गरीब है जो सब्जी लोग बेचते हैं, अभी ना कोई बेच पा रहे हैं, न किसी के पास कोई खाने के लिए साधन है, न 1 रुपया है जो लोग घर जा पाए। बताइए, अब इतना गरीब जो है जनता, उनको कैसे बचाया जाए? यहाँ पर महामारी फैलने वाला है, कोई ऐसा साधन नहीं हो रही है, न इंडिया सरकार की तरफ से न नेपाल सरकार की तरफ से। आज कितना दिन बाद आज खाना यहाँ पर बांटा गया है, 3 रोज हो गया।
रात भर लोग पानी से भीगा, कोई कैंप नहीं, कोई साधन नहीं है यहाँ पे। ऐसे में तो आदमी बिना मौत मर जाएगा। ऐसे में तो कोई ना कोई सहारा तो चाहिए। अब हम लोग वोट देते हैं, जिताते हैं, लेकिन राहत क्या मिलता है हम लोगों को? कुछ है? कुछ राहत नहीं है यहाँ पे। अब ऐसे में तो कम से कम इंडिया सरकार को सोचना चाहिए, जो अपने देश के जो जनता है उनको भी तो कम से कम बॉर्डर पार करवा दे, ताकि अपने घर जाकर सुरक्षित रह पाए। या नेपाल के ही लोग हैं, वो भी इंसान है, उनको भी राहत चाहिए। इतना छोटा छोटा बच्चा लेकर के, किसी का 10 दिन का बच्चा है, किसी का 20 दिन का बच्चा है, कितना बेमौत जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। उन लोगों के लिए क्या सोचे सरकार? उन लोगों के लिए तो कुछ सोचना पड़ा। अब जनता सब यहाँ पर अपना घर द्वार छोड़ करके जंगल में रह रहा है। लोग के लिए कोई साधन नहीं है, कोई कैंप नहीं है। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में तो यहाँ एक लड़की है, एक देवरानी है, हस्बैंड है जो उधर है, एक बच्चा है हैदराबाद में। यहाँ पर बहुत लोग हैं मेरे परिवार के, मेरे गांव के। ये लोग भी है, सब मेरे परिवार के ही हैं। लेकिन अब सारा यहाँ पर अस्त व्यस्त है। कोई साधन ऐसा होना चाहिए जो इंडिया के लोग कम से कम बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश में जाए, समझे कि नहीं? यहाँ पर लोग बेमौत मर रहे हैं। मौत तो भगवान दे ही रहे हैं, लेकिन बेमौत भी लोग मर रहे हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। खाने के लिए बहुत बच्चा सब तरफ तरफ रहा है। चाचा एगो जूस है, पानी है, कुछ भी नहीं है। कंठ सूखता है, हम क्या करें? कोई अवस्था नहीं है। बच्चा कभी खाना मांगता है, कभी सोने के लिए, कभी पानी ऊपर से, कभी धूप ऊपर से, कुछ भी नहीं है। दिमाग कुछ नहीं, अपना देखे कि बच्चा को देखे कि दूसरे को देखे, कि छोटा 1 महीना के किसी को बच्चा है, आज हुआ जन्म, उसको देखे। किसको किसको देखे? हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको लोग के सुरक्षा चाहिए और नेपाल को भी सुरक्षा चाहिए। सब लोग के लिए हमको बोल रहे हैं, अपना लिए नहीं बोल रहे हैं। और बच्चा के लिए बहुत तकलीफ है। कल घर में गए थे थोड़ा सा भात पकाने के लिए, ऐसे ऐसे भूकंप हिलने लगा कि वो पाया पिलर होता है, वो पकड़ कर एक लड़की था, हमको ऐसे वहाँ पर पकड़ कर बस चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। अब कोई दुनिया में कोई नहीं है। मौत को जिंदगी आंख से देख रहे थे सब। क्या हम करें? कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था। एक तो बीपी लो है, ऊपर से प्राण, क्या करें? हम नहीं करो। तरफ तरफ के जो बाद में आया तो हम जाके नीचे थोड़ा शांत हो गया, तो फिर जाके नीचे हम उतरे तो भागे वहाँ से। फिर रहते हैं रत्नापार में, रत्नापार में है ना, उधर ही रहते हैं। फिर इधर तो भागे तो थोड़ा सा अब खाना नहीं है, पानी नहीं है, हम क्या करें? अब कुछ नहीं है, हमको कोई व्यवस्था नहीं है। आपके घर में कितने लोग हैं और सभी सुरक्षित है? 8-10 जना है। कभी कोई उधर है, कभी उधर है, कभी इधर है। 2 बच्चे इधर, एक लड़की, एक है, हस्बैंड उधर है। अब खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। भात पकाने के लिए घर में गए देते हैं तो भूकंप आ जाता है। अब क्या करें हम? कुछ अब आप क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं? सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग के होता है तो पहुंचवा दीजिए। अब क्या करिएगा आप लोग? हम इंडिया जाने चाहते हैं बस। हम लोग बहुत बाल बच्चा लेके दिक्कत कर रहे हैं। हम लोग के और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग घर जाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। हम लोग घर में रहते हैं, पूरा बिल्डिंग गिर गया, और कोई चीज नहीं है हम लोग के बस। आप कहाँ की रहने वाली है? हम लोग हाजीपुर के रहने वाले हैं, समझे? हाजीपुर पहुँचे बस, और कुछ नहीं। हम लोग के घर में 15 परिवार है बस। हम लोग बहुत जे घरी भूखा पाया, बच्चा लोग फर रहा है कि अम्मी चलो, अम्मी चलो। हम लोग भूखा मर रहे हैं आज 3 दिन से। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ अभी 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से रह रहे हैं। अपना कारोबार है, अभी कारोबार बंद है तो भूखा मर रहे हैं, और क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग इंडिया जाना चाहते हैं, हम लोग के इंडिया पहुंचा दीजिए। तो कई सारे परिवार यहाँ पर ऐसे हैं जो भारत वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जीविका का सबसे बड़ा साधन रोजी रोटी उनसे छिन गया है, उनका रोजगार उनसे छिन गया है। यही उनका सबसे बड़ा दर्द है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया का ये स्पेशल एडिशन जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद लिए चलेंगे अपने तमाम रिपोर्टर्स के पास जिन्होंने देखा है आंखों देखा हाल।
तो काठमांडू से टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वो तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो इस वक्त दिल्ली से काठमांडू तक पहुंचे हैं। विपिन लखनऊ से आए हैं, रवि दिल्ली से आए हैं, शीतल दिल्ली से आई हैं। शीतल, सबसे मुश्किल सफर 24 घंटे का सड़क से आपने तय किया, किस किस तरह की दिक्कतें आई रास्ते में आपको, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो राजमार्ग है वो काफी प्रभावित है। बिल्कुल दीपक, 24 घंटे का लंबा सफर था, लेकिन ये तय किया, किस किस तरह की दिक्कतें आई रास्ते में आपको, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो राजमार्ग है वो काफी प्रभावित है। बिल्कुल दीपक, 24 घंटे का लंबा सफर था, लेकिन ये देश बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग हैं जिनसे अभी आप बात भी कर रहे थे। तो मुझे एक जुनून था कि मुझे इस हालात में, ऐसे मौके में यहाँ पहुंचना है। तो हम 24 घंटे का सफर दिल्ली से सीधा काठमांडू तक करके आए। रास्ता उतना खराब भारत तक नहीं था। जब हम गोरखपुर सोनौली बॉर्डर की सीमा तक पहुंचे वो इतना खराब नहीं था, लेकिन उसके बाद जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें पेश आई, क्योंकि रास्ते में जगह जगह मकान ढहे हुए थे और नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी हम अंततः यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंच के हमने जो मंजर देखा है वाकई रोंगटे खड़े हो गए। कल रात हम यहाँ पर पहुंचे हैं, रात को 10:30 बजे। बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, पहले तेज हो रही थी फिर हल्की, और उसी में लोग सड़कों पर अपने बच्चों के साथ पूरे शहर के अलग अलग चप्पे चप्पे में बैठे हुए थे। अंधेरा था, लाइट्स नहीं थी, और मुझे अफसोस हो रहा था कि ये वही शहर है जहां 5 महीने पहले मैं आई थी सार्क सम्मेलन कवर करने, और पूरे शहर में इतनी सारी रोशनी थी, इतना सारा रौनक थी, और आज यहाँ इतना सुनसान है, वीराना है, और लाशें एक तरह से पूरे शहर में पड़ी हुई हैं। बिल्कुल शीतल, आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपने आज आंखों देखा हाल क्या देखा काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों। मैं इस वक्त खड़ी हूँ काठमांडू के माझा पोखरी इलाके में, और आप देख रहे हैं ये पीछे सारा मलबा। ये काफी व्यस्त इलाका यहाँ का हुआ करता था। यहाँ पे एक होटल हुआ करता था, दुकानें थी। ये जो बिल्कुल सामने जहाँ आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम जो भारत से आई है पिछले 2 दिन से यहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू कार्य कर रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर खुदाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमांडर एनडीआरएफ के कुलीश आनंद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। कमांडर आनंद, यहाँ पर आपने बताया कि कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं और उनको आप बचाने की कोशिश करें, क्या एग्जैक्टली यहाँ को लेके आपके पास फीडबैक है? मैम, जो एनडीआरएफ की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ इस होटल के नीचे एक मोमो शॉप है। उस मोमो शॉप के अंदर शॉप में काम करने वाले 5 बच्चे फंसे हुए हैं जिनको निकालना है। इन बच्चों की आवाज कल रात तक सुनाई दी है यहाँ पे। काठमांडू के दुख को सहन किया और साथ ही लोगों के दुख दर्द बांटे। रवि भी आए हैं हमारे साथ। रवि, आप बताइए आपने क्या देखा? देखिए दीपक, मैं काठमांडू के बाहर गया, आउटस्कर्ट्स के एरियाज में घूमा हूं और मैंने हर तरफ तबाही देखी है। यहाँ पर आप जो दिखा रहे हैं लगातार, वो सचमुच बहुत हृदय विदारक है, लेकिन जो शहर के बाहर की तस्वीरें हैं वो और भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि उनको भी इंतजार है मदद के आने का। और जो इंडियन एयरफोर्स है वो यही काम कर रही है, दूर दराज के इलाकों में बाकायदा खाने के पैकेट, पानी और ये तमाम चीजें वहां तक पहुंचाई जा रही हैं, और इस तरह की तमाम कवायद जो है लगातार भारतीय सेना की तरफ से जारी है यहाँ पर। तो आइए रवि की नजरों से देखते हैं कि उन्होंने उस जगह पे क्या देखा जहां पर इंसान मुक्ति के लिए जाता है। मैं इस वक्त बागमती नदी के एक पुल पर खड़ा हूं। पुल छोटा सा है, लेकिन जो घटना यहां पर घट रही है वो सचमुच बहुत बड़ी है। दरअसल यहां दोनों तरफ जहां तक आप देखेंगे, इस आर्यघाट नाम की जगह में सिर्फ और सिर्फ आपको चिताएं जलती दिखेंगी। जो आंकड़ा हमको मंदिर से मिला है उसके मुताबिक बीते 24 घंटे में 1200 लाशें जल चुकी हैं, और लाशें लाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोगों को फिक्र इस बात की है कि मौसम फिर से बिगड़ने लगा है। लाशें अगर वक्त से नहीं जलाई गई, अंतिम संस्कार समय से नहीं हुआ, तो कहीं चिताएं बुझ ना जाएं बारिश के पानी से, और यही फिक्र लोगों को बेचैन किए हुए है। आप देख सकते हैं लगातार फूंस डालकर आग को जलाने की कोशिश और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि चिता जल्दी से जल्दी जल जाए, अंतिम संस्कार हो जाए। एक चिता। तो आइए सीधे चलते हैं विपिन के पास। विपिन, ये बताइए कि आप जिस तरह के दृश्य देखते रहे, चाहे एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे अस्पताल का हाल हो, चाहे पूरे शहर का जो ऐतिहासिक धरोहर हो, वो देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? नेपाल कितने साल पीछे चला गया? सर बहुत साल पीछे चला गया, क्योंकि मैं सबसे पहले काठमांडू पहुंचने वाला इंडिया न्यूज पहला चैनल था। मैंने धौलावा टावर को गिरा हुआ देखा, मैंने हनुमान जो मंदिर है उसको गिरा हुआ देखा, और इस पूरा शहर को मैंने देखा है। सड़कें कैसी फटी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, और तो और जो कई मंजिला इमारत थी वो दूसरी इमारतों पर गिर चुकी हैं। तो ये शहर
बीसों साल पीछे चला जा चुका है। वैसे भी नेपाल अपने आप में संघर्ष कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर देखे, आर्थिक तौर पर देखे, और ऐसे में ये विपदा नेपाल के लिए बहुत खराब साबित होगी। विपदा बहुत खराब होगी अगर ये कहा जाए कि नेपाल उन्नति के जिस रास्ते पर था, विकास के जिस रास्ते पर चलने के दावे कर रहा था, उस पर कई सालों पीछे चला गया है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं विपिन की आंखों देखिए। काठमांडू की त्रासदी में जहां भी नजर डालिए वहां अभी भी लोगों की लाशें फंसी हुई हैं, और हम इस इलाके में, काठमांडू के एक ऐसे इलाके में आए हैं जहां दो होटल्स के बीच में, दो होटल का मलबा टूटा हुआ है, और इस मलबे में बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो यहां पर रुके हुए थे और उनकी लाशें फंसी हुई हैं। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आर्मी के मेजर हैं, मेजर विनोद, सर्विंग मेजर ऑफिसर थे, और उनकी भी बॉडी यहां पर फंसी हुई है। एनडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ की पूरी टीम और एनडीआरएफ के डीजी के साथ यहां पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि इस मलबे में, क्योंकि पूरा होटल तहस नहस हो चुका है और उस होटल के मलबे के अंदर हम आ चुके हैं। एनडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ की पूरी टीम आपको नजर आ रही होगी, जो पीले टोपी में और नारंगी रंग के इनके ड्रेस है, और आप अंदर देख सकते हैं कि दो डेड बॉडीज दिख रही होंगी। एक सिविलियन है इसमें जिसकी डेड बॉडी अंदर है, जो बाहर से नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कैमरे में जो बॉडी दिख रही है वो मेजर विनोद की है। वो सर्विंग मेजर थे और उनकी बॉडी यहां पर फंसी हुई है। किसी तरह से एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंची हुई है। एनडीआरएफ की टीम से जानते हैं कि कैसे यहां तक पहुंचे और कैसे इंफॉर्मेशन मिली। आप बताइए, आप कैसे इंफॉर्मेशन कैसे मिली यहां तक? हमको इन्फॉर्मेशन मिली 7th एनडीआरएफ से थे, हम एयर लिफ्ट होकर वहां से आए। पहुंचने के बाद यहाँ पे हमको लोकेशन बांट दिया गया, तुरंत हम रेस्क्यू करने गए। पहले रेस्क्यू हमारा था वहां पे 27 घंटे तक एक लेडी विक्टिम थी वहां पे, लाइव विक्टिम, जिसको हमने निकाले वहां से। फिर दूसरी विक्टिम वहां पे मिली, वहां से निकाले 2। कल 5 डेड विक्टिम हमने निकाले थे और 2 लाइव विक्टिम निकाले थे। अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले वहां से हम जो होटल है वहां पे, होटल से हमने एक डेड विक्टिम निकाले हमने। और यहाँ से हम सुबह से लगे हुए हैं। जो मेजर देख रहे हैं आप, ये 8 स्टोरी बिल्डिंग था। 8 स्टोरी बिल्डिंग सीधा नीचे आके पैनकेक टाइप का हो गया। अब देख सकते हैं 8 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 8 फ्लोर, और वो सारी बिल्डिंग धराशायी हुई। 1 स्टोरेज बच गया, 7 स्टोरेज इसके ऊपर। काठमांडू के ग्राउंड जीरो से टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में हम बात कर रहे हैं नेपाल के ताजा हालात पर। शीतल, अगर नेपाल के ताजा हालात की बात करी जाए, आप सार्क समिट के दौरान यहाँ पर आई थी, अब के जो हालात देखे, सरकार से इतना गुस्सा क्यों है लोगों? नहीं सरकार। बिल्कुल दीपक, सरकार से लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। उनको लगता है कि उनकी सरकार बैठी हुई है, उनकी फौज बैठी हुई है, उनकी प्रशासन बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। लोगों ने हमें कहा कि हमें पता है कि भारत सरकार हमारे लिए मदद पहुंचा रही है, भिजवा रही है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच रही। तो लोगों का ये मानना है कि न सिर्फ उनकी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, बल्कि जो भारत से रसद आ रही है, जो भारत से सामग्री आ रही है, उस पर भी बैठ गई है। वो भी सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, ना पहुंचने दे रही है। तो लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित है। मैंने ये चीज पाई कि भारत सरकार से बहुत खुश है वो, हालांकि उन तक वो पूरी मदद भी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अपनी सरकार से उन्हें शिकायतों का अंबार है। बिल्कुल, शिकायतों का अंबार। विपिन, दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मतलब जो डेथ टोल्स हैं वो तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और अभी कितने लोग मलबे से निकलेंगे इसका भी किसी भी तरह का कोई अनुमान लगाना संवेदनहीनता भी होगी, और मतलब उसका अनुमान लगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के हालात देखकर वो करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्या आगे के 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए या एक लॉन्ग टर्म के लिए ये सरकार दिख रही है तैयार? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हुआ पहली बार नहीं है काठमांडू के लिए जब उसने इस तरह की त्रासदी देखी हो। 1990 में इसी तरह की त्रासदी देखी, तभी हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ जो मकान बने हैं, जो अगर हम ये कह सकते हैं जो नियम है उसके अगेंस्ट में बने हैं, कोई रूल्स को नहीं फॉलो किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात, सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। दीपक जी, मैंने देखा है यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लाशें पड़ी हैं और लाशों पर कफन तक नहीं है। अस्पताल में इलाज तो हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सोचिए, ये काठमांडू की हालत है। ग्रामीण इलाकों में जिनकी मौत हुई है उनके हालात क्या होंगे? वहां अस्पताल भी नहीं है। पहाड़ी इलाकों में जिनकी मौत हुई है वहां तक लोग पहुंच भी नहीं सकते हैं। खाने पीने का आलम यह है कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो संवेदनहीनता बहुत ज्यादा है, संवेदनशील नहीं है सरकार। और सरकार आगे अगर 10 सालों, 5 सालों, 20 सालों या अगले की बात करें तो ये सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखती। और लोगों का गुस्सा जो है वो सरकार को आगे आने वाले, चाहे राजनीति में देखिए या फिर भविष्य में जिस तरह से भी देखा जाए, सरकार को जरूर ये गुस्सा उठाना पड़ेगा, उसका सामना करना। रवि, बड़ा सवाल आपने और शीतल ने बड़े एक्सटेंसिवली उत्तराखंड के अंदर जो ट्रेजेडी हुई थी केदारनाथ, और उसके बाद बादल फटे और पूरा का पूरा वहां पे जलजला सा आ गया और पानी हो गया पूरा उत्तराखंड, वो कवर किया था। वहां के रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि वहां की सरकार ने काफी काम किया, केंद्र सरकार ने काफी काम किया। यहाँ पे आप कुछ सिमिलैरिटी ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी हिली रीजन है, पर्वतीय इलाका है?
देखिए, सिमिलरिटी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इतनी ही मुझे दिखाई देती है कि ये भी हिली एरिया है और यहाँ पर भी हमारी वायुसेना काम में लगी हुई है। इसके अलावा जमीन और आसमान का अंतर है। शीतल एग्री करेंगे मुझसे, वहां पर जो रफ्तार थी रेस्क्यू करने की, मदद पहुंचाने की, वो शायद इन हालातों को देखने वाला सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर अद्भुत तेजी के साथ में काम हो रहा था और मदद पहुंचाई जा रही थी और लोगों को मदद हमेशा उनके आसपास मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि ये तमाम लोग भी जो बात लगातार कह रहे हैं और जो आउटस्कर्ट के लोग भी लगातार कह रहे हैं, वो मदद का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेजेडी को अगर 3 दिन से ज्यादा हो चुके हों और अब तक वो इंतजार ही कर रहे हों, अब तक लाशें ना निकाली जा सकी हों, अब तक ये ना पता लगा पाया गया हो कि कितना बड़ा ये पूरा डिजास्टर है, तो इसे पूरी तरह फेलियर माना जाना चाहिए। और अब तक जो भी कुछ हुआ, मुझे तो लगता है कि अगर एयरफोर्स ना होती इंडिया की तो शायद अभी तक बहुत बड़ा ये डिजास्टर अपने आप में हो चुका होता। बचाने तो लोग जा ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, बचाने तो लोग जा ही नहीं सकते थे। सवाल यहाँ पर बड़ा ये खड़ा होता है कि अब आगे का रोड मैप क्या है नेपाल के पास। रोड मैप उसको बनाना होगा, तैयार करना होगा। दिल्ली स्टूडियो में मैं जानना चाहता हूं कि कुछ और रिपोर्ट्स हमको दिखानी थी, उनका क्या सूरत हाल है, उसके बाद हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो बड़े सवाल इस पूरे भूकंप के बाद खड़े होते हैं, वो बड़े सवाल ये कह रहे हैं कि पहली बात, तुरंत राहत कैसे पहुंचाई जाए, उन लोगों तक राहत कैसे पहुंचाई जाए जो वाकई में जरूरतमंद हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े बयान छप रहे हैं नेपाल के अखबारों में कि आखिरकार क्या होना है, किस तरह से होना है, इसको लेकर दावे तो किए गए हैं। लेकिन दावे किए जाने के बावजूद भी क्या उसका जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और क्यों दिखाई नहीं दे रहा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर भारत से सामान आ रहा है तो जमीन पर बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये सवाल है जो आम जनता यहाँ पर उठा रही है। ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनको वाकई इस वक्त मदद की बेहद सख्त जरूरत है। दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस भूकंप से निपटने के लिए और जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, इससे निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नेपाल सरकार की क्या होगी। भारत ने कहा है कि वो खुले दिल से मदद करने के लिए राजी है। भारत ने ऐसे कई भूकंप झेले हैं, चाहे वो लातूर का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो अंडमान निकोबार में आई सुनामी हो, और बहुत तेजी से राहत और बचाव का काम किया है। भारत नेपाल को मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी होगी दोनों देशों के बीच साझा सहयोग को बढ़ाने की। दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाया जाए, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आज यानी अभी के वक्त में इनको तात्कालिक मदद कैसे दी जाए, क्योंकि फिलहाल ये लोग मदद की गुहार लगाए बैठे हैं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में के स्पेशल एडिशन में काठमांडू से एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर। शेड बना हुआ है, ये एक छोटा सा स्टेडियम माफिक जगह है, सैनिक क्या कहते हैं इसको, खुला मंच, आर्मी कैंप, खुले मंच से हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर लोगों ने अपना रैन बसेरा बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि घर में अपने नहीं रह पा रहे हैं, या तो लोगों के घरों में दरारें हैं, या फिर लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित नहीं है, अपने घरों के अंदर सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते ये लोग इस तरह से खुले में बिना खाना पीना, बिना पानी, अपने बच्चों को लेकर, दूधमुहे बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और कुछ लोग अपने प्यारे से इस पपी को लेकर भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं अपनी रात गुजारने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि काठमांडू में आज भी ऐसी जगहों पर, ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों पर जहां पर पूरा का पूरा मलबे में तब्दील हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है, उनमें से ये काष्ठ मंदिर जिसके नाम पर काठमांडू का नाम पड़ा था, तीसरे दिन भी मलबे से शवों को निकालने का काम वहां पर आज जारी था। काठमांडू का नाम काठमांडू कैसे पड़ा? जी हाँ, ये नाम पड़ा काष्ठ मंदिर के नाम पर, जो यहाँ पर इसी जगह था और पूरी तरह से तबाह हो चुका है।
कैमरामैन सुरेंद्र रावत आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ के मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा दिन है लेकिन अभी भी मलबे को पूरी तरह से हटाया नहीं गया है और यहाँ से शव निकालने का काम अभी भी जारी है। ये माना जा रहा है कि अभी भी इस मलबे के नीचे कई सारे शव दबे हुए हैं। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी गर्ग साहब मौजूद हैं जो उस दिन इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए थे। गर्ग साहब, आप कब आए और क्या हुआ मंदिर के अंदर? 11:30 बजे है सर। यहाँ तो हमने मंदिर में डोनेशन खून का चल रहा था। हम सोचे कि खून दे, रक्तदान शिविर लगा था। रक्तदान शिविर लगा हुआ था। हमने सोचे कि खून रक्तदान दें, तो हमको माना कि कुर्सी खाली नहीं रहा, इसलिए हम 5 मिनट देख के बाहर निकल गए। जैसे बाहर निकले तो 11 बज के यहाँ नेपाली टाइम 50 मिनट में हम जस्ट मतलब कि एकदम में हमको जमीन में पता लगा कि हमारे पाँव नहीं टिक रहे। हमने वहीं बैठे तो देखा कि सब एकदम में गिरने लगे मकान यहाँ से। जब आपने देखा, आप निकल के यहाँ से भागे, तब तक ये सब गिर चुका था? हाँ, गिर रहा था जी। उस टाइम में गिर ही रहा था। हमने दिख नहीं रहा था कुछ भी, कि ऐसा मिट्टी का धूला से कुछ दिख नजर नहीं आया कि क्या हो रहा है। हाँ, ऐसे इससे भी भयंकर जी, वो व्हाइट मिट्टी का बादल जैसे छाया हुआ था। काष्ठ मंदिर की क्या खासियत? काठ मंडप के एक गाछ से, पेड़ का ये बना हुआ था, एक पेड़ की लकड़ी से, पेड़ की लकड़ी से, और इसमें कोई भी दूसरा लकड़ी नहीं लगा हुआ। उसके अंदर में एक मंदिर, गोरखनाथ भगवान का मंदिर है, उसकी सबसे मेन यहाँ पूजा होती थी। ये हमें गणेश मंदिर भी दिखाइए। कैमरामैन सुरेंद्र पाल रावत घूम जाएंगे और आगे के शॉट दिखाएंगे। आप चलिए गर्ग साहब, हमको गणेश मंदिर भी दिखाइए। उससे पहले ये बताइए कि ये दरबार स्क्वायर का जो इलाका है जहाँ पर मंदिर ही मंदिर है, जिसे ये माना जाता है कि ये जो काठमांडू का है, ये सबसे ऐतिहासिक इमारत है, ये लगभग कितने साल पहले बनी? हजारों साल बोलते हैं सर इसको, तो मंदिर को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक गणेश मंदिर भी है, इसकी क्या खासियत? इसकी खासियत क्या है जी? इसके ऊपर में सबसे वर्ल्ड के अंदर में एक हिंदू मंदिर, गणेश जी ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर में गुम्बद नहीं है। वर्ल्ड के अंदर में पूरा में एक ही मंदिर नेपाल का ये सबसे फेमस मंदिर वर्ल्ड में है। इसको पीतल से, ये पीतल का ही मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है जी गणेश जी का, और गणेश जी के नाम से इसको स्थान को माना जाता है। काठमंडप गणेश स्थान मंदिर इसी को बोलते हैं। लेकिन इस मंदिर को कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा? हाँ जी, गणेश मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ सर। तो आज पूरे दिन काम होता रहा काठमांडू और आसपास के इलाकों में, और एनडीआरएफ की जो भारतीय टीमें आई हुई हैं वो दिन रात 24 घंटे लगी हुई हैं कि किस तरह से मलबे को हटाया जाए, अगर कोई हताहत है तो उसे बाहर निकाला जाए, और अगर कोई जिंदा व्यक्ति है तो उसको हटाना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। इस बीच न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा 4000 के पार जा पहुंचा है। जी हाँ, 4000 के पार जा पहुंचा है ये आंकड़ा। और शीतल, बड़ी एक क्विक टिप्पणी, 4000 के पार, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? अटकलें हम ना लगाएं, लेकिन जो हालात हमने देखे हैं उसके बाद बिल्कुल बढ़ सकता है दीपक, क्योंकि काठमांडू शहर के अंदर ही भारी तबाही देखी गई है। बहुत सारे अनअकाउंटेड ऐसी बॉडीज हैं जो अभी तक जिनका कुछ अता पता नहीं है। हम पूरी ये इस बात को आप मान के चलिए कि अभी बॉडीज की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो हम अंदाजा तो नहीं लगाना चाहते, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी हमारे जो आंखें देख रही हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स देख रहे हैं और जो हालात बयां कर रहे हैं, उसके हिसाब से कम फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि त्रासदी के अंदर जो कुछ हुआ है उसका पूरा का पूरा एस्टिमेट अभी नहीं लग पाया है। इसे लगने में अभी और वक्त लगेगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में काठमांडू से आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।